नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज क्या है, पाकिस्तान कितना तैयार है, इसी हवाले से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि खित्ते पे इसके जो असरात, अगर खुदा न खासा भारत की जानिब से जंग छेड़ दी जाती है तो खित्ते पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन माहिर आलमी उमूर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं हमें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को प्रोवोक किया जाता है, कोई इस तरह की गलती की जाती है पाकिस्तान पर अटैक करने की, तो इसके जो असरात हैं वो दीगर ममालिक पर, खित्ते पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, खित्ते के जो ममालिक हैं, अगर पहले हम साउथ एशिया को डिस्कस कर लें तो उस पर तो पहले ही बुरे असरात हैं मोदी की पॉलिसीज की वजह से। यही वजह है कि भारत वहां पे आइसोलेट नजर आता है जी। या भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि छोटे छोटे ममालिक लाइक नेपाल, भूटान, मालदीव, जिनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया बनाता था, आज वो इंडिया के खिलाफ होके खड़े में हैं और वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी आपने देखा कि जो मोदी नवाज हुकूमत थी उसको किस तरह से निकाल के बाहर फेंका गया है जी। तो खित्ता तो पहले ही मोदी की जो एग्रेसिव पॉलिसीज हैं, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, जिसमें टेररिज्म एज अ टूल इस्तेमाल होता है फॉरेन पॉलिसी का, उससे पहले ही मुतासिर हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये जंग लगती है तो ये दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में जंग हो। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर उनकी लाइफ लाइन को कट ऑफ किया जाए, जैसे वो सिंध साथ मुआहदे की बात करें कट ऑफ करने की, या कराची पे हमला होता है, या कश्मीर में मेजर जंग जिस तरह से वो उनका डॉक्ट्राइन है कि 10 से 12 किलोमीटर पे हम कब्जा करेंगे, तो उस सूरत में हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो सकता है। ये फुल स्पेक्ट्रम फिर वॉर होगी। वॉर इंडिया शुरू करेगा, फिर ये वॉर कहां तक जाती है ये फिर पाकिस्तान के हाथ में होगा। ये बड़ा हमने उनको क्लियर बताया हुआ है। इस सूरत में पूरा जो खित्ता है वो डिस्टेबलाइज होते नजर आएगा, और सिर्फ ये साउथ एशिया डिस्टेबलाइज नहीं होगा, पूरा एशिया इसकी लपेट में आएगा। दुनिया पहले ही यूक्रेन की जंग और फलस्तीन की जंग से बेजार है, तो दूसरी तरफ अगर साउथ एशिया में दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में जंग होती है तो आप समझ सकती है कि इसके बड़े नेगेटिव फॉल आउट होंगे, डोमिनो इफेक्ट होंगे बाकी रीजन्स के अंदर भी। और वैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन का शिकार है इस वक्त। सही कसर यहाँ पूरी हो जाएगी, बिकॉज जो इंडियन ओशियन है वो मेजर ट्रेड रूट है, तो वो भी बंद हो सकता है और इससे पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी जो है उस पर नेगेटिव फॉल आउट आएगा जी। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे भी जानना चाहूंगी कि अमेरिका ने जो इंटरवेन किया है, दोनों ममालिक को कूल डाउन करने की उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है और तमाम तर मामलात को अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही वजारत खारजा जो पाकिस्तान का है उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि अगर री इन्वेस्टिगेशन जो वाक़या हुआ था उस पर री इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो आप समझते हैं कि तमाम तर मामलात अंडर कंट्रोल वाकई हो सकते हैं? अब देखिए, जंग का खतरा तो टल चुका है, और उसमें जो मार्को रूबियो साहब जो स्टेट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान के काउंटर पार्ट से भी बात की है और भारत के काउंटर पार्ट से भी उनकी बातचीत हुई है, और उसके साथ साथ गालिबन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी बात हुई है। और एक तारीख भी है कि अमेरिकन ने हमेशा इंटरवीन किया है। दोनों ममालिक जब भी एट द वर्ज ऑफ मेजर वॉर और न्यूक्लियर वॉर पे आए हैं तो उस क्राइसिस को मैनेज अमेरिकन ने किया है। ये टालबोर्ड की बड़ी अच्छी किताब है एंगेजिंग इंडिया, उसके अंदर भी मेंशन है कारगिल क्राइसिस के वक्त में किस तरह से उन्होंने इंटरवीन किया। 2002 में जब आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट था उस वक्त भी अमेरिकन ने इंटरवीन किया, और बाद का तो भारतीय खुद भागते हुए गए कि हमारी जान बचाएं। तो इस दफा चूंकि अमेरिकन को अच्छा इल्म था कि ये एक ढोंग रचाया गया है, इसमें पाकिस्तान बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं है, इसी वजह से जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो भारत के अंदर मौजूद थे, और इसी वजह से उन्होंने कोई ऐसी नेगेटिव किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने दुख का इजहार जरूर किया कि जो मासूम सिविलियंस की कैजुअलिटीज उसके अंदर हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, लेकिन उन्होंने भारत के बयानिया को लेने से इनकार किया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की भी आपने स्टेटमेंट सुनी, और चूंकि अमेरिका का एक लेवरेज कायम हो गया इंडिया पे बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये जो क्वाड और के चक्कर में जो चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी है, और फिर दूसरा जो ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ रहा है, और फिर वो कहते हैं हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है, तो एक अमेरिका का लिवरेज है भारत के ऊपर। और पाकिस्तान से तो तारीखी ताल्लुकात हैं कोल्ड वार से लेकर, तो दोनों ममालिक के साथ बातचीत करके इस मसले को उन्होंने टाल दिया है। अलबत्ता लेकिन अब भारत कर क्या सकता है? भारत ये करेगा कि जो उन्होंने एक्स रा के चीफ को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बोर्ड में रखा है, और पहले अजीत डोवल उसको हेड कर रहे हैं, वो भी रा के एक्स चीफ हैं, तो वो करेंगे ये कि वो जिस तरह से अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और केपीके में दहशतगर्दी
करवा सकते हैं। जैसे अभी हमने टीटीपी के 71 दहशतगर्दों को पकड़ के जहन्नुम हासिल किया, और मुरीद से भी 20 की उन्होंने तश्कील कर भेजने की कोशिश की, या जेहलम में जिस तरह दहशतगर्द ग्रुप को हमने पकड़ के और तो उसके गला दबोच दिया जब वो तूफान बर्पा करना चाह रहे थे पंजाब में, तो इस तरह की एक्टिविटीज करते नजर आएंगे। दूसरा, कश्मीर में मुसलमानों को तंग करेंगे, और इस हवाले से बड़ी खतरनाक फिगर आ रही है कि 2480 अब तक कश्मीरी गिरफ्तार कर चुके हैं, 36 मकानात तबाह कर चुके हैं, और 1989 के अब तक अगर आप फिगर देखें तो 1 लाख से ज्यादा दुकानें और घर ये जो है जलाकर खाक कर चुके हैं, और फिर गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं और फेक इनकाउंटर्स कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मोदी हुकूमत अपनी खिफत मिटाने के लिए मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट करेगा। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, भारत के सर पर जो जंगी जुनून इस वक्त सवार है, उसकी वजह क्या समझते हैं आप? क्या जो मोदी हुकूमत है उसकी पॉलिसीज का ये हिस्सा है कि जैसे इंतखाबात करीब आए भारत के, तब इस तरह के वाकयात हमने पहले भी माजी में भी देखे, तो इस तरह तमाम तर सिचुएशन क्रिएट की जाती है पहले प्लानिंग के साथ, उसके बाद पाकिस्तान पर हमले का जिक्र किया जाता है, मुसलमानों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्या समझते हैं आप? देखें, इसके लिए ना मोदी और मोदी के जो 2 और साथी हैं जिसमें अजीत डोभाल और अमित शाह हैं, इनके माइंडसेट को समझने की जरूरत है। आरएसएस के माइंडसेट को समझने की जरूरत है। इनका माइंडसेट हिंदुत्व पे है, और हिंदुत्व की पॉलिसी ये है कि बाकी सारे नीच हैं, ये अफजल हैं, इनका हक है कि पूरे खित्ते पे कंट्रोल करें, हुकूमत करें और बाकी सबको सब्जेक्ट बनाए। इसीलिए अखंड भारत का नक्शा इन्होंने पार्लियामेंट के सामने लगा के रखा है, जो भारत की तारीख में पहले ये नहीं था। और दूसरा ये कि जो इनका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है उसमें ये कुटेलिया को और निकोलो मिखाएविली को फॉलो करते हैं, जिनकी फिलॉसफी में धोखाधड़ी, मिसयूज ऑफ पावर, इमोरल एक्शंस, कनिंग डिप्लोमेसी, ये उसके अंदर स्पाइनेज, ये सब फीचर्स उसके अंदर शामिल हैं। तो ये भारत आपको करते नजर आ रहा है। तीसरा ये कि जो भारत की सोशो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में अब हिंदुत्व का फलसफा ज्यादा चलने नहीं पा रहा, और इनको डर है कि इनको टॉपल कर दिया जाएगा, इनको पीछे हटा दिया जाएगा, हुकूमत से निकाल दिया जाएगा। और फिर इनको ज्यादा खौफ सिखों से है और मुसलमानों से है, क्योंकि मुसलमान 200 मिलियन वहां पे रहते हैं। इसीलिए आप वक्फ एक्ट देखते हैं, तकरीबन कोई इनका कोई 9.4 लाख एकड़ जमीन है मुसलमानों की वक्फ एक्ट के तहत, जिसको ये हथियाना चाहते हैं। सिखों पे इन्होंने टैक्सेस आयद किए हुए, और फिर एक रिजेंटमेंट मुसलमानों पे भी नजर आ रही है और सिखों में भी। बल्कि आज की जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि जो खालसा मूवमेंट है, जो पंजाब है, जो सिख रेजिमेंट है इनकी फौज में, इनके फौज के अंदर 2 रेजिमेंट लड़ने वाली है, एक गोरखा है और दूसरा सिख है। गोरखा नागालैंड की वजह से नाराज बैठी है, और सिख जो है पंजाब पे जो इन्होंने जुल्म किया हुआ है उसकी वजह से नाराज है। और हो सकता है वहां पे बगावत पैदा हो जाए और वो अपने पंजाब को अलहदा करने की तहरीक को के लिए हथियार उठा लें। मुझे ये लग रहा है बिल्कुल कभी इसका इम्कानात मौजूद है। तो कहने का मकसद ये कि ये वो फियर है जिसके बायस वो इस तरह के मामलात को करते हैं, ताकि दुनिया की एक सिंपैथीज भी लें और अपने लोगों को इस तरफ माइल करके जो उनकी अपनी कमजोरियां हैं, जो कि 7 सिस्टर्स में बिल्कुल आया है, चाहे वो मिजोरम है, नागालैंड है या मणिपुर है, और कश्मीर के अंदर जो बेचैनी है, उसके अलावा जो तामील के इलाकों में बेचैनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर बेचैनी है, इससे तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है और इलेक्शंस में अपने अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर आलमी उमूर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। भारत की जानिब से अपने ही तमाम तर जो खामियां हैं उन पर से तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है, और पाकिस्तान को इस तरह की भोंडी धमकियां दी जाती हैं, पाकिस्तान पर हमले के बयानात दिए जाते हैं, जबकि भारत ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि पता है कि अगर पाकिस्तान पर मैली आंख से देखा गया तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी सलाहियत से जो है वो जवाब देगा। और पाकिस्तान की जानिब से भी तमाम तर प्रिपरेशंस मुकम्मल करनी गई हैं कि इन केस अगर भारत ऐसी कोई गलती करता है तो पाकिस्तान उसको भरपूर तरीके से जवाब भी देना जानता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।